हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। प्रीवियस क्लास में हमने 2021 के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 40 करके इसे 3 पार्ट्स में इस पेपर को हम कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद और भी पेपर्स लेके आएंगे। और अब हम पहले 5 दिन यानी मंडे टू फ्राइडे आपके हम टॉपिक जो कि यूनिट वाइज हैं कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे अब तक पढ़ते आ रहे थे। और सैटरडे संडे क्या करेंगे, हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। क्लियर है? प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है। मान के चलिए कि नवंबर तक आपका एग्ज़ाम हो जाए, है ना? तो अपनी प्रिपरेशन पूरी करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस। देखिए, अमंग द केमिकल रिएक्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये अभी यूनिट आपकी रह गई है ना केमिकल रिएक्शन वाली। इसमें बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, बस आपको जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन बस उसी बेस पे आए हैं। जैसे यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब डबल डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन का मतलब आप समझ रहे हैं, डिकम्पोज होना यानी एक कंपाउंड का 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में टूटना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आप हिंदी मीडियम वाले साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का भी आपको शो हो रहा है। देखिए इसमें क्या है, 6CO2 + 6H2O C6H12O6 + 6O2। ठीक है, ये है। इसके बाद 4Fe + 3O2 2Fe2O3। ये देखो, ये डिकम्पोज तो नहीं हो रहा है ना, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। 2 मिलके आपको एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखो, H2CO3 गिव्स यू CO2 + H2O। यहाँ पे हो रहा है आपका डिकम्पोजिशन। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होके आपको 2 कंपाउंड दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल डिकम्पोज, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं मिल रहा, 2 बार डिकम्पोज होगा तब ये जाके आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखें, कॉपर सल्फेट + Fe गिव्स यू फेरस सल्फेट + कॉपर। ये आपका कौन सा हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पे देखो, कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर रहा है? आयरन। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा डबल डिकम्पोजिशन कौन सा हो जाएगा? दिस वन, क्योंकि ये डिकम्पोज हो रहा है, ये भी डिकम्पोज नहीं हो रहा उस तरह से। क्लियर? तो ये डिकम्पोज हो रहा है, तो ये आंसर करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फोर्स F, वेलोसिटी V and टाइम T are taken as the fundamental dimensions instead of mass, length and time, what will be the dimensions of linear momentum? ठीक है, आपको डायमेंशंस बताना है। ये यूनिट 1 का है फिज़िक्स का, जो डायमेंशन फार्मूले वगैरह हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो है न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, ये इसे इक्वल कर दो यहाँ पे। इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, F × T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? चेंज इन मोमेंटम। यानी आपको ये मोमेंटम जो है ये लीनियर मोमेंटम ही है। अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये कैपिटल F दिया है आपको फोर्स, और जो T दिया है टाइम, वो कैपिटल T दिया है। ये आ गया आपका चेंज इन मोमेंटम। तो नॉर्मली आपका लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा? डायमेंशन क्या आ जाएगा लीनियर मोमेंटम का? Ft। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the mass of 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन? ये आपका मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री में आ जाएगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर अभी हमें डिस्कस करना है, तो वहाँ पे हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फ़िलहाल अभी देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, मास बताना है 3.2 ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणु का भार क्या होगा? हिंदी मीडियम बच्चे,
देखिए क्या होगा, यहीं पे देख लीजिए आप, देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम। ऑक्सीजन का O2 होता है ना, यहाँ देखिए 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 32 ग्राम। 32 पता है ना, O2 होता है, और एक जो इसका होगा 16 × 2, ये हो गया आपका 32 ग्राम। क्लियर। तो आपको कितने में पूछा है, 3.2 ग्राम में। 3.2 ग्राम में कितना मॉलिक्यूलर मास होगा ऑक्सीजन का, 1 ग्राम में इतना होता है। ठीक है, तो 3.2 ग्राम में कितना होगा, सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई 3.2, आंसर आ जाएगा 102.4 ग्राम। सॉरी, यहाँ पॉइंट की मैंने गड़बड़ कर दी है, आप इसे लिखेंगे 1.024 ग्राम। ठीक है, पॉइंट का ध्यान रखना है क्योंकि आंसर सभी सेम दिए हुए हैं। देखो 1024 ही दिया है, पॉइंट का ही फ़र्क है, तो पॉइंट आप सिंपली कैलकुलेशन करके देखेंगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आप। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, its linear speed is given by v equals to 3t, where t is in second and v in meter per second. Its radial acceleration at t equals to 5 will be. सिंपली आपको रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है। ठीक है, अर्धव्यासी त्वरण निकालना है। तो आपको अगर फॉर्मूले पता है तो बहुत इजी हो जाएगा हर एक चीज़। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको रेडियस गिवन है 30 सेंटीमीटर, चेंज सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर आ जाएगा। और क्या गिवन है आपको, v की वैल्यू गिवन है, v कितना है 3t, और इसमें आपको टाइम भी गिवन है 5 सेकेंड। ठीक है, तो आपको सिंपली फार्मूला पता होना चाहिए। तो रेडियल एक्सीलरेशन इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फ़ा आर, एक्सीलरेशन अल्फ़ा में होता है। जितना भी हम रोटेशन में काम करते हैं वहाँ पे एक्सीलरेशन को अल्फ़ा से शो करते हैं। जब लीनियर की बात आती है, लीनियर एक्सीलरेशन, तो वहाँ पे ए से शो होता है। ठीक है, ये सब रोटेशन जब पढ़ेंगे तो क्लियर होगा आपको। ओके, इसका फॉर्मूला होता है v²/r। अब v कितना है 3t, इसका स्क्वायर, r कितना है 0.3, 3t यानी कि 90² डिवाइडेड बाय 0.3, 9 इंटू टी कितना गिवन है आपको 5, यानी 5 इंटू 5, 0.3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 ऊपर आ जाएगा 10, यही आएगा आपका। इसको कर देंगे 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा आपका 5 5 जा 25 एंड 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज़ इट क्लियर? तो ये आ गया आपका करेक्ट ऑप्शन 1। क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, बाकी सब कुछ आपको गिवन है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब आप रिवीजन करें तो स्पेशली हर एक के न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले ज़रूर याद रखें। अगर फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं सभी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोज़ इट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, रिफ्रैक्शन तो नहीं शो करता ट्रांसवर्स वेव, है ना। इंटरफेरेंस नो, डिफ्रैक्शन नहीं शो करता। पोलराइजेशन है जो कि ट्रांसवर्स वेव शो करता है। ठीक है, लाइट को ट्रांसवर्स वेव की तरह दिखाता है। ये सब टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वहाँ से क्लियर कर लेना। ठीक है, सब कुछ बताया कि इंटरफेरेंस क्या करता है, डिफ्रैक्शन क्या करता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी पढ़ाया हुआ है एंड पोलराइजेशन भी पढ़ाया है। पोलराइजेशन ही शो करता है लाइट को कि वो ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी मीडियम के बच्चे साथ साथ देखते चलेंगे। क्लियर? द टेम्परेचर स्केल विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंसेस। वो कौन सा टेम्परेचर स्केल है जो पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, वो कौन सा स्केल है? आपका केल्विन स्केल। ठीक है, केल्विन, पदार्थ के गुण क्या होंगे, उनके फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो तीनों ही स्केल हैं ये डिपेंड करता है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे।
किस पे डिपेंड करता है? फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। र्यूमर स्केल भी, फ़ारेनहाइट भी एंड सेल्सियस भी। कौन सा डिपेंड नहीं करता? वो है आपका केल्विन स्केल। ठीक है, ये आपके इंडिपेंडेंट होता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी सब्सटेंस। इज इट क्लियर? आंसर इज केल्विन स्केल। इन द पोटेंशियोमीटर सर्किट शोन एन EMF E इज़ बैलेंस्ड एट C। ठीक है, एक EMF है जो कि C पे बैलेंस है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड B ऑफ द वायर AB। ठीक है, ये वायर AB है, इससे 40 सेंटीमीटर दूर पे, जिसका लेंथ कितना है? 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। ठीक है, इस पूरे की जो लेंथ गिवन है वो आपको 100 सेंटीमीटर दी गई है एंड रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 4 ओम। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर आर ऑफ 200 ओम इज़ 1 वोल्ट। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है किसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस? 200 ओम के अक्रॉस, और उसका वोल्टेज कितना गिवन है? 1 ओम। द EMF E इन मिली वोल्ट। आपको ये EMF कैलकुलेट करना है। तो सिंपली EMF जो होगा आपका, यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं EMF को, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC। ठीक है, इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका EMF होगा। तो क्या करना है? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस यानी एक तरह से V, यानी कि IR/AC। ठीक है, फॉर्मूला तो यही होता है ना, V = IR। हमें EMF निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वो यहीं पे होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो करंट इसमें जाएगी और जो रेजिस्टेंस इसका होगा। इज़ इट क्लियर? तो देखते हैं। अब सबसे पहले हमें I कैलकुलेट करना होगा, और क्या कैलकुलेट करना होगा? RAC। ठीक है, सबसे पहले आप I कैलकुलेट कर लो। देखो, इसके अक्रॉस जो हमें ओम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वो है 200 ओम। ठीक है, एंड I क्या होगा आपका? V/R है ना, V/R। इसे करेंगे V/R। वोल्टेज कितना गिवन है? 1, एंड R कितना गिवन है? 200 ओम। ठीक है, 200। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 × 10⁻²। आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 × 10⁻³ ये सब आपको तो आता होगा ना, इतनी चीज़ें कि कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है, आप इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को तो 0.5 होगा, ये 2 0 ऊपर चली जाएंगी तो 10⁻²। और इसको भी आगे शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को, तो ये 10⁻³ में आ जाएगा। आप क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं? 5 × 10⁻³ एम्पियर। इज़ इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसको हमने इसमें क्यों किया? आंसर आपको मिली वोल्ट में ही पूछा है फाइनली, इसलिए। ठीक है, अब निकाल लेते हैं RAC, रेजिस्टेंस अक्रॉस AC। ठीक है, इस AC के अक्रॉस हम क्या निकालेंगे? अब रेजिस्टेंस निकालना है। इसकी लेंथ कितनी गिवन है आपको? 60। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को आप किस में चेंज कर देंगे? मीटर में। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस जो गिवन है वो कितना है? 4 ओम। ठीक है, RAC अक्रॉस जो लेंथ है वो कितनी है? 60 सेंटीमीटर, और इसका जो रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना गिवन है आपको? 4 ओम। तो हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे AC के अक्रॉस कि कितना है। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 2 5 जा, यानी कि 12/5 ओम। अब हम पे RAC भी निकल गया और I भी निकल गया, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, I की वैल्यू होगी 5 × 10⁻³ एंड ये हो गया आपका 12/5, 5 से 5 कैंसिल, यानी 12 × 10⁻³ आपको मिली वोल्ट में आंसर पूछा गया है। ये आपका मिली वोल्ट में लिख सकते हैं ना आप। 10⁻³ क्या होता है? मिली का ही होता है। 1 मिली में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 12 मिली वोल्ट। इज़ इट क्लियर? ये आ गया आपका 12। सिंपल सा आपको पोटेंशियल डिफरेंस IRAC रखना है, I की वैल्यू कैलकुलेट कर देना है जो गिवन है, और RAC इसके अक्रॉस आपको रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है,
तो वो हो जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई जो रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है इसका, ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर देंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, ठीक है। ये यूनिट अभी बाकी है रेडियो एक्टिविटी, उसमें हम अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसमें आएगा गामा। गामा बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर बीटा और अल्फ़ा बहुत हैवी होता है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होती है, बहुत कम होती है। तो सबसे ज़्यादा गामा, देन बीटा, देन अल्फ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, इसे जल्दी ही डिस्कस करेंगे हम। अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड्स, अ सिंगल न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट विल डिके। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी अर्धायु दी हुई है आपको 10 सेकेंड, ठीक है। इस तत्व के न्यूक्लियस का क्षय, अब देखो न्यूक्लियस का क्षय जो एलिमेंट का डीके है वो नेक्स्ट किसी भी टाइम में हो सकता है, ठीक है, नेक्स्ट किसी भी टाइम में हो सकता है। तो हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, इसलिए है आंसर इसका कैनॉट बी प्रेडिक्टेड। क्लियर? अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। देखो SHM पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, SHM के बारे में भी हम पढ़ेंगे। विद एम्पलीट्यूड a, उसका एम्पलीट्यूड a गिवन है, टाइम पीरियड t गिवन है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जब टाइम कितना बीत जाए, t/8 टाइम हो जाए, इलाप्स्ड का मतलब इतना टाइम बीत जाने के बाद। तो आपको रेशियो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले आपको फॉर्मूलेज पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये SHM के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। के एक कांस्टेंट होता है, a क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड, x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपका हाफ के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब के तो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड हमें a गिवन है, ठीक है। तो अब इसमें हमें x की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। x जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है इन केस ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो होता है a sin ओमेगा t। क्लियर? तो a तो हमें एम्पलीट्यूड गिवन है a sin ओमेगा क्या लिख सकते हैं 2π/t इंटू में t। ओमेगा क्या होता है 2π/t। अब इसमें जो हमें टाइम दिया हुआ है वो भी हमें क्या दिया हुआ है, कैपिटल T गिवन है। और यहाँ पे जो टाइम इलाप्स्ड हुआ है, टाइम जो इलाप्स्ड हुआ है वो है t/8, ठीक है। जो टाइम हमें दिया हुआ है वो t/8 है। तो t से t कैंसिल, 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a sin π/4। π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 यानी कि आप sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये हो गया sin 45 डिग्री और ये हो गया आपका a/√2। इज इट क्लियर? अब हमारे पास ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आ गई a/√2। x को इसमें पुट कर दो, ठीक है। सबसे पहले इसका रेशो, और देखो रेशो किसका पूछा, पोटेंशियल टू काइनेटिक। तो ऊपर क्या रखेंगे पोटेंशियल और नीचे क्या रखेंगे काइनेटिक। इस चीज़ को ध्यान रखना, काइनेटिक टू पोटेंशियल मत कर देना, ठीक है। पोटेंशियल ऊपर, काइनेटिक नीचे। अब हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, x की जगह हम क्या रख देंगे a/√2। तो ये हो गया आपका a/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a/√2 का स्क्वायर। क्लियर? जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, चाहे तो करके देख लो, ये हो जाएगा आपका a²/2, ठीक है। इसको करेंगे एम्पलीट्यूड तो ये a² माइनस इसको करेंगे तो ये हो गया a² डिवाइडेड बाय √2 का स्क्वायर इज़ 2। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो गया 2 a²/2 यानी कि a²/2, नीचे भी आ जाएगा a²/2।
कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। आपको बस क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही होता है पूरे एसएचएम में, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये होता है, डिस्प्लेसमेंट यही होता है, x = a sin ओमेगा t। मतलब ज़्यादातर यही यूज़ होंगे आपके, क्लियर है। तो इसको याद रखना है फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखिए, विच मिरर इज़ बेस्ट सूटेड टू फोकस पैरेलल रेज एट अ पॉइंट। देखो, सबसे ज़्यादा पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे फोकस, सबसे अच्छा फोकस कौन करता है? सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा फोकस आपका करता है पैराबोलिक। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज़ एन अप्रॉक्सीमेट फॉर्म ऑफ। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो अप्रॉक्सीमेट किसकी तरह है? ठीक है, तो वो है आपका स्टीफन्स लॉ की तरह। न्यूटन्स लॉ और स्टीफन्स लॉ ऑलमोस्ट सेम है। E = सिग्मा a T⁴, है ना। स्टीफन्स लॉ क्या होता है? E = सिग्मा a T⁴। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी यही बात कहता है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। ठीक है, होता तो विंस डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी वेव लेंथ से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और किरचॉफ लॉ क्या कहता है? किरचॉफ लॉ क्या कहता है कि कोई चीज़ जितना एब्जॉर्ब करती है उतना ही एमिट करती है, तो इसकी अलग ही स्टेटमेंट है एक। तो जो मैच करता है न्यूटन्स लॉ को आप क्या बोल सकते हो, और स्टीफन्स लॉ। ठीक है, दोनों ही डायरेक्टली टेम्परेचर पे डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर AμW = 4/3 and refractive index of glass AμG = 3/2. Lens placed in air has focal length 10 cm. लेंस का आपको फोकल लेंथ गिवन है जब वो एयर में रखा गया है 10 सेंटीमीटर। वट विल बी द फोकल लेंथ इफ प्लेस्ड इनसाइड वाटर। यानी कि आपको फोकल लेंथ निकालनी है वाटर में, फोकल लेंथ एयर में गिवन है लेंस की। ठीक है, लेंस रखा गया है वाटर में और एयर में, वाटर में एंड एयर में। तो हम फोकल लेंथ का फार्मूला लगाएंगे। आपको एक फोकल लेंथ का फार्मूला करवाया गया था, क्या था वो? 1 फोकल लेंथ = μ - 1 1/r1 - 1/r2। ये फार्मूला करवाया था। अगर हम एयर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास, ठीक है, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये हो जाएगा ग्लास डिवाइडेड बाय एयर। ठीक है, ग्लास की बात करें विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो फोकल लेंथ निकालेंगे एयर में। तो हमें पता है कि इन एयर जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है। μA कितना होता है? 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 होता है। तो ये हो गया μg - 1 1/r1 - 1/r2। μg कितना गिवन है आपको? 3/2। कितना गिवन है? 3/2 एंड 1/r1 - 1/r2 को सेम रखिए। ठीक है, ये सेम रखिए। ये तो फोकल लेंथ इन एयर आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? इन वाटर। तो क्या हो जाएगा? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे? वाटर। यहाँ पे आपने ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू किसके निकाला? एयर के। और यहाँ पे क्या करेंगे? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे वाटर के। क्लियर है? -1 1/r1 - 1/r2। ग्लास का कितना है? 3/2 एंड वाटर का कितना है? 4/3 -1। ये हो गया 1/r1 - 1/r2। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 1/FA डिवाइड बाय 1/FW। 1/FA कितना आया था आपका? 1/FA कितना आया था? 3/2 - 1
इसको जब सॉल्व करेंगे 2 1 जा 2 यानी 1/2 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ आ जाएगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, 1/w FW की क्या वैल्यू थी, इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 9/8 आ जाएगा। इसको जब यहाँ सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका 9/8 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसको जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, अब इसके नीचे क्या लिख देंगे 1/8 1/r1 माइनस 1/r2। ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे 1/FA और इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा FW। ये रेसिप्रोकल करना आता होगा आपको, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/2। ठीक है, 8 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 4 आ गया। FW डिवाइडेड बाय FA इक्वल्स टू 4। और आपको देखो फोकल लेंथ एयर में गिवन है, लेंस का फोकल लेंथ इन एयर आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से क्या कर देंगे FW इक्वल्स टू 4 इंटू फोकल लेंथ इन एयर, और फोकल लेंथ इन एयर आपको कितनी गिवन है 10, यानी आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। इज़ इट क्लियर? इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। एयर में निकालना है तो एयर में क्या होगा, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल देंगे और यहाँ पे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर लगा देंगे। यहाँ पे μg डिवाइडेड बाय μa, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है 1 होता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, सारी वैल्यूज़ गिवन है, और यहाँ पे ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकाल देंगे। दोनों ही वैल्यूज़ आपको गिवन है एंड यू हैव टू सॉल्व दिस। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्किट बिलो बैटरी B, ये बैटरी है, इसका आपको गिवन है EMF यानी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज की तरह इसे समझ सकते हैं फ़िलहाल के लिए। तो EMF आपको कितना गिवन है 2 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना है 0.5 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ रहे हैं आप? ठीक है, एक तो हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है जो ऑलरेडी आपके इस बैटरी और इस सेल का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जब करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो करे। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए क्या चाहिए आपको, देखो फॉर्मूला होता है V/I। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखो V की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, आप पहले I की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इस केस में जो EMF है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वोल्टेज के इक्वल। ठीक है, इसी वोल्टेज के इक्वल ले लेंगे। तो आपका V क्या होता है IR, I की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा V/R। V कितना गिवन है आपको 2 वोल्ट, एंड R कितना गिवन है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 0.5, यहाँ आ जाएगा ऊपर 0, ये 5 4 जा, ये आ गया आपका 5 एम्पियर करंट। क्लियर? अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना है जिसके लिए करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, R क्या हो जाएगा आपका V/I। R क्या हो जाएगा V/I। आपका EMF तो सेम रहेगा, है ना, EMF इस पूरे सर्किट का क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि EMF आपको पहले कितना गिवन था 2। तो आप अगेन क्या रख देंगे 2, और I की वैल्यू कितनी आई है 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.5 ओम। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ इस R की वैल्यू निकालनी है, और R क्या होता है V/I। I आपके पास नहीं था, I आपने ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और V तो आपका सेम रहेगा, EMF आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। क्वेश्चन, इफ़ द हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, द करेक्ट सीक्वेंस विल बी। आपसे क्या पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो आपको मैंने एक टॉपिक कराया था फजान्स रूल, आप वहाँ पे देखना। फजान्स रूल से आप किसी का भी आप क्या कर सकते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, आयोनिक कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, सब कुछ पता कर सकते हैं आप।
ठीक है, ये ऑर्डर मैंने पूरा आपको करवाया है, फजांस रूल समझाया है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है आपका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे ही आप क्या जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा यानी मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है नीचे तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, I2 का, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, F2 का। तो ये सीरीज़ ओबे हो जाएगी। ठीक है, I2, Br2, Cl2 एंड F2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Na plus NF minus both the ion have 1s2, 2s2, 2p6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया हुआ है दोनों का, बट आयोनिक रेडियस ऑफ Na प्लस का कितना गिवन है, 0.691 टाइम्स दैट ऑफ फ्लोरीन माइनस। जितना फ्लोरीन माइनस आयन का है उसका 0.691 टाइम्स किसका है, Na प्लस का। इफ़ द सम ऑफ द आयोनिक रेडियाई इज़ दिस, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, R पे रेडियस ऑफ फ्लोरीन प्लस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव, इन दोनों का रेडियस किसके इक्वल गिवन है आपको, 231। जो सम गिवन है दोनों का वो है 231। ठीक है, अब क्या बात की गई है कि RF का नेगेटिव मान लो प्लस इसका 0.691 टाइम्स किसका है, Na प्लस का है। ठीक है, RF का जितना है उसका 0.691 टाइम्स किसका है, Na प्लस का है। तो ये हो गया 231, इसमें से RF माइनस कॉमन ले लो और इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1.691 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 231। रेडियस ऑफ फ्लोरीन यहाँ पे निकल आएगा 231 डिवाइडेड बाय 1.691। आप इसको पूरा कैलकुलेट कर लेना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 132 pm पिकोमीटर। ठीक है, 132 पिकोमीटर, तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। क्लियर है? सॉरी 136 आएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 136 आ जाएगा। तो सिंपली सा आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या दिया ही है आपको कि दोनों जो रेडियस है उसका सम कितना गिवन है, 231, और जो Na प्लस है वो RF माइनस का कितना है, 0.691 टाइम्स है। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर किसका नहीं है। फॉस्फोरस की बात करें तो इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है +3, +5, -3। माइनस के साथ प्लस भी तो है ना, हमें सिर्फ पॉजिटिव पूछा गया है। सल्फ़र की बात करें तो इसमें +4, +6 होता है। क्लोरीन की बात करें तो +1, +3, +5, +7 होता है। फ्लोरीन की बात करें तो इसका प्लस ही नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, ओनली -1 होता है, यानी कि नेगेटिव होता है। ठीक है, और आपको वैसे भी ऑप्शन देख के समझ आ जाएगा, फ्लोरीन तो एक एक्सेप्शनल है ही, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सबसे ज़्यादा होता है, हर चीज़ में ये आगे है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, 2 forces F and -3F act at a perpendicular distance d from each other। सिंपल सी क्वेश्चन है ये वाला। इसमें बोला गया एक तो फोर्स F है, ठीक है, एक है F और दूसरा क्या है, -3F। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। अगर इन दोनों के फोर्स की बात करें, टोटल अगर नेट फोर्स निकालें तो कितना आ जाएगा, -2F। अगर नेट फोर्स निकालें तो कितना आ जाएगा, -2F। और अगर यहाँ पे एक लगेगा कपल ऑफ मूवमेंट, ये ऐसे रोटेट करेगा ना, फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नेगेटिव में है, तो यहाँ पे कपल ऑफ मूवमेंट आएगा, उसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस FD। यानी कि इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, अ नेट लीनियर फोर्स ऑफ -2F एंड अ नेट कपल ऑफ मूवमेंट FD। जो नेट कपल ऑफ मूवमेंट लगेगा वो क्या होगा आपका, FD। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, अब आप सब मुझे बताएंगे कि ब्रॉन्स्टेड एसिड होते कौन से हैं। क्लियर? इसका करेक्ट ऑप्शन है CH3 का होल थ्राइस C+।
क्योंकि ये ईजिली क्या होगा, H+ को डोनेट कर देगा और वाटर के संग निकल जाएगा, वाटर बना के निकल जाएगा। ठीक है, मैंने हिंट दे दी है, आप बताएंगे कि ब्रोंस्टेड एसिड होता क्या है, तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट वेव ट्रेवल्स विद वेलोसिटी v, फ्रिक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा इन अ मीडियम, इट देन एंटर्स अ डेंसर मीडियम, व्हाट हैपन्स। आपको पता है कोई भी लाइट अगर एयर से आ रही है या रेयरर मीडियम से आ रही है डेंसर मीडियम में, रेयरर मीडियम से आ रही है डेंसर मीडियम में, तो क्या चेंज होगा और क्या चेंज नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, उसकी वेलोसिटी तो कम होगी, रेयरर में फास्ट होती है और डेंसर में एंटर करते ही उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जो फ्रिक्वेंसी होती है वो सेम होती है, जिस फ्रिक्वेंसी से वो रेयरर में है उसी फ्रिक्वेंसी से वो डेंसर मीडियम में एंटर करेगी और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 1। विच ऑफ दीज कैन बी द फ्यूल इन अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा फ्यूल यूज़ होता है। तो देखो कैडमियम की तो रॉड्स होती हैं उसमें, हीलियम भी नहीं, ड्यूटेरियम भी नहीं, क्या यूज़ होता है, थोरियम। इसके अलावा और कौन से यूज़ होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम। ठीक है, अगर ऑप्शन में यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आए तो आप इसको भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस, 1 मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन गैस का, एंड 1 मॉलिक्यूल किसका है, क्लोरीन गैस का, प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो सिंपल सा है ये, 1 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ओनली H नहीं है, H2 है, क्योंकि गैस की बात हो रही है। तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है और 1 मॉलिक्यूल किसका है, Cl2 का। ये दोनों मिलके किसको दे देंगे, 2HCl को, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl दे देंगे। ठीक है, इन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस एट आइडेंटिकल प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी। ये सीधे सीधे आपको क्या दिया गया है, एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिस्ट्री की यूनिट है, इसको हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। इसको भी बहुत ही छोटा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 4-5 आपकी स्टेटमेंट्स हैं, उनको पढ़ेंगे और डायरेक्ट उन्हीं पे क्वेश्चन आए हुए हैं। 2021 में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है। आपको स्टेटमेंट पता है तो आप पता कर लेंगे कि कौन सा लॉ गिवन है। तो ये सीधे सीधे दिया है कि 1 मोल जब हाइड्रोजन गैस का, 1 मॉलिक्यूल जब Cl2 का एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे किसका लॉ है, एवोगैड्रोस का लॉ। तो ये क्या होगा, सेम होगा, जितना इसके रिएक्टेंट में है उतना ही इसके प्रोडक्ट में है। 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं ना, 1 हाइड्रोजन गैस का और 1 किसका है, क्लोरीन गैस का, तो मिल तो आपको 2 मॉलिक्यूल्स ही रहे हैं ना HCl के, तो इक्वल है ये दोनों। तो ये क्या आ जाएगा, सेम आएगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपको सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मिलेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट आउटपुट टर्मिनल, इट्स रेजिस्टेंस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, यानी R की वैल्यू निकालनी है, V/I हो जाएगा। V आपको 220 गिवन है और I कितना है, 10 एम्पियर। पुट दी वैल्यूज एंड सॉल्व द क्वेश्चन। 22 ओम, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बिकम्स। आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन याद होनी चाहिए सबसे पहले। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या होती है, dQ = du + dW। ये dW है, ठीक है, वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, ये होता है आपका dQ के बराबर। अब इसमें जो एडियाबैटिक प्रोसेस गिवन है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब उसमें कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, ना बाहर से हीट अंदर आएगी ना अंदर से हीट बाहर जाएगी। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये होता है। इसमें जो dQ की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। dQ की वैल्यू क्या होती है, 0। जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, du किसके इक्वल हो जाएगा, dW के, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में नहीं, नेगेटिव में। सिंपल कैलकुलेशन है, 0 पुट करते ही ये आ जाएगा आपका। ठीक, क्लियर है। और ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। सम पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी
नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर आर क्वेटेड बिलो। आपको कुछ एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स गिवन हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वन ऑफ द अबव पोस्टुलेट वाज नॉट पार्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन्स है। इसने पूछा जो पार्ट नहीं है, यानी कि इसमें से एक है जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है, बाकी सारे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं, द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ अ गिवन प्योर सब्सटेंस कॉल्ड एटम्स आर केमिकली अलाइक। ये पोस्टुलेट है, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो केमिकली अलाइक होते हैं, क्लियर। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डायरेक्टली इसका पोस्टुलेट है, ठीक है। एटम्स को ना बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एटम्स दो केमिकली आइडेंटिकली डिफर स्लाइटली इन देयर वेट। जो एटम्स होते हैं केमिकली आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन वेट में क्या होते हैं, डिफ़र करते हैं। केमिकल रिएक्शंस डू नॉट चेंज नेचर ऑफ एटम बट कॉज देयर रीअरेंजमेंट, ये भी इसका पोस्टुलेट है। तो कौन सा इसका पोस्टुलेट नहीं है डाल्टन एटॉमिक का, ये वाला, केमिकली आइडेंटिकल डिफर स्लाइटली इन देयर वेट्स। उसने वेट की कोई बात नहीं की थी, ठीक। नेक्स्ट, अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ़ द वायर इज हीटेड विच क्वांटिटीज चेंज। करंट फ्लो कर रही है एक मेटेलिक वायर से, सिंपल सा एक मेटल की वायर है, उससे क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो वायर इज़ हीटेड, वायर क्या हो जाएगी, हीट होगी, सिंपल सी बात है, वायर में करंट फ्लो करेगा तो वो हीट हो जाएगा। तो कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, ड्रिफ्ट स्पीड ओनली, रेजिस्टिविटी ओनली, रेजिस्टेंस ओनली, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कुछ चेंज हो जाएगा, क्लियर, सब कुछ चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या आपको गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है। स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालना है। तो सिंपल सा एक ये फॉर्मूला होता है, म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। म्यू इक्वल्स टू सी अपॉन वी। म्यू क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, एंड v क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में। यहाँ पे मीडियम क्या है, ग्लास है आपका, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आपको निकालना है, तो यानी v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। म्यू की वैल्यू आपको 1.5 गिवन है, c की वैल्यू आपको पता होती है 3 × 10⁸, एंड v की वैल्यू आप सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल फार्मूला है, इसका यूज़ करके कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बताई है, ठीक है। मॉडर्न तो वो है मॉज़ली, बहुत सारे बच्चे मेंडलीव करके आ जाते हैं, ठीक है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल अलग थी, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉज़ली ने दी है। इज़ इट क्लियर, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डी एलिमेंट्स डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी। सबसे पहली बात कि वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और डी ब्लॉक के कौन से एलिमेंट, जो कि पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है, पार्शियली फिल्ड हो, वो क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, यानी कि एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करता है, ठीक है। किसी की +2 है तो उसकी +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, ठीक है। एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करना। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें पूछा गया डज नॉट शो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ये नहीं पूछा गया कि कौन शो करेगा, इसमें पूछा गया कौन शो नहीं करेगा। तो देखो, कॉपर की अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखना, ठीक है, आर्गन 3d4 4s2। तो जो इसमें D है ये पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड है, अनस्टेबल है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करेगा। जिंक की अगर हम बात करें तो आर्गन 3d10 4s2, इसमें जो D ऑर्बिटल है ये क्या है, फुल्ली फिल्ड है, तो ये स्टेबल हो गया। ये अपने इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं चाहेगा, ना ही कोई और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, तो ये वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करेगा, ठीक है, ये ज़्यादा वैलेंसी शो नहीं करेगा। मैग्नीज़ की बात करें, देखो हाफ फिल्ड है, ये भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, और आयरन भी करता है, क्योंकि इसके पास भी पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल है।
जो कम्प्लीटली फिल्ड होगा वो शो नहीं करेगा। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, rain is falling vertically on the ground at a speed 5√3 meter per second. If a man walks towards the east with a speed 5 meter per second, he will feel the rain falling at what angle to the vertical. आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो इसको मैं सॉल्व करवाऊँगी। इज़ इट क्लियर? तो आज के लिए ये 70 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।